गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि पाठ 4 है, मेरी यूरोप यात्रा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी यूरोप यात्रा का वर्णन इसमें किया है। देखिए, यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर केवल खादी ही पहना करता था। वहाँ जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवा कर बनवाए। कपड़े की काट छाट भी देसी ही रखी। अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप 2 बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से ही यह सब झंझट दूर हो जाता है। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह संकट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म करने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज सुएज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हैं। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के मम्मी अर्थात शव, जो पिरामिडों से निकले हैं, वहाँ सुरक्षित रखे हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े हुए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही निकला हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। कहते हैं उन कपड़ों का निर्यात भी भारत से ही हुआ करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं, तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। पहनने के लिए कपड़े, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के लिए सामान, साथ सवारी के लिए रथ और नाव तक रखे जाते थे। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना जाता है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंध में जो गेहूं निकला है, वह बो देने पर उग आया। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम लोग जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता है, उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफ़र मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। कहने का क्या तात्पर्य है, लेखक ने जब वहाँ पर बड़े बड़े राजाओं की, प्रतापी पुरुषों की लाशों को देखा, उनके मृत शरीर को देखा, जिसे देखकर लेखक के मन में ऐसी ग्लानि उत्पन्न हो गई कि उनको ये लगने लगा कि ये जीवन व्यर्थ है, ये शरीर नश्वर है। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूर्व की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं।
क्योंकि वहाँ से पवित्र काबा पूरब की ओर पड़ता है। वहाँ की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वो बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर गाड़ी छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए यह सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊँट पर चढ़ा नहीं था। पिरामिडों को नज़दीक से जाकर देखा। ये चौखूटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों के भट्ठे जैसे बने होते हैं, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों में बने हैं। भट्ठे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का भट्ठा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ से भी लंबी होगी। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काट कर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का भी कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी। इसे स्फिंक्स कहा जाता है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर देती थी। संध्या समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे सईद बंदरगाह पहुँचे। जहाज़ वहाँ पहुँच गया था। खाना पीना रेलगाड़ी में ही हो गया था, अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। भूमध्य सागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में भी हवा कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज़ कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर जब जहाज़ गुजरा तो वहाँ का शहर कुछ दूर से देखने में आया। पहाड़ साफ नज़र आता था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स फ्रांस पहुँच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी को देखते देखते 1-2 दिनों के बाद जी ऊब जाता है। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज नज़र आ जाए या ज़मीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद होता है। सभी यात्री उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी ही नहीं। मार्सेल्स में हम लोग सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी थॉमस कुक कंपनी की नौका से शहर को देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया और सवेरे जहाज़ से उतरते ही रात को रवाना होने वाली रेलगाड़ी में अपने लिए मैंने स्थान सुरक्षित करा लिया था। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस की गाड़ी बदल कर कैले पहुँचा। वहाँ फिर जहाज़ पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेलगाड़ी में चढ़कर के करीब 9 बजे लंदन पहुँच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुँचा था। स्टेशन पर से वहाँ पहुँचे हुए मित्र मिल गए थे। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ही से ले लिया गया था। वह गोल्डर्स ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्ज़रलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण कार्डरिगी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंची पहाड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। 2 दिन तक वहां रहा। वहां रोला से हमारी बातचीत हुई। कठिनाई ये हुई कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक दुभाषिए की सहायता लेनी पड़ी। वहाँ से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान और जेनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े देखने लगा। दुकानदार महिला थी। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। महिला ने गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का
नाम जानती थी, बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें भी वह पढ़ चुकी थी। वहाँ से फिर लंदन लौट आया। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहाँ उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहाँ से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिप्जिंग पहुँचा और वहाँ एक दिन पहुँचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। और वहाँ ठहरा। वहाँ प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुँचा। वहाँ अजायब घर भी देखा। म्यूनिख से वेनिस गया। यह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र हैं। नाव के सिवा दूसरी सवारी वहाँ नहीं चलती। पानी के बीच चट्टानें हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मशहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से रोम पहुँचा। वहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ और मार्सेल्स से मुल्तान जहाज़ पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। देखिए, आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में देखिए, सबसे पहला शब्द है लज्जा निवारण। लज्जा निवारण माने लाज बचाने का। साधन मात्र माने केवल उपाय। दंपति माने पति पत्नी। अजायब घर माने अद्भुत और अनोखी कला। फिर है चौखूंटी माने चौकोर। दुभाषिया माने दो भाषाएं जानने वाला। इसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर। देखिए, प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न है लेखक लंदन किस लिए गए थे? इसका आंसर होगा लेखक मुकदमे के सिलसिले में लंदन गए थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है लंदन के बाद लेखक ने किन किन स्थानों की यात्रा की? देखिए, लंदन के बाद लेखक ने स्विट्जरलैंड, न्यूटाटेल, लोसान, जेनेवा, हॉलैंड, बर्लिन, लिप्जिंग, म्यूनिख, वेनिस, रोम, मार्सेल्स आदि स्थानों की यात्रा की। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। देखिए, ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि विदेशी लोग अपनी ही पोशाक के बारे में जानते हैं, उनको भारतीय पोशाकों की जानकारी नहीं होती है। क्योंकि भारत हमारा एक देश है, परंतु इसमें वेशभूषा में अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। जगह जगह पर अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है। इसलिए लेखक ने यही उचित समझा कि मैं भारतीय वेशभूषा ही पहनूंगा। उसमें अगर कोई कमी भी रह जाती है तो कोई विदेशी हमारी वेशभूषा में विविधता होने के कारण उसे नहीं समझ पाएगा। दूसरी पंक्ति है मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया है। मैंने कपड़ों को शरीर को गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। देखिए, इसका तात्पर्य क्या है? लेखक इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहता है कि मैंने जीवन में कपड़ों को और फैशन को महत्व न दे करके अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है, जो हमारे जीवन को आगे तक पहुंचा सकती हैं। उन पर मैंने ध्यान दिया है। इसलिए मैंने कपड़ों को केवल शरीर को ढकने का साधन ही समझा है। तीसरी पंक्ति है इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। देखिए, प्राचीन काल में क्या हुआ करता था कि राजा लोग नाम कमाने के लिए न जाने कितना धन खर्च कर देते थे और उसमें न जाने कितने गरीबों की जानें चली जाया करती थीं। एक एक राजा के मरने पर उनके नाम को अमर रखने के लिए ही उनके शवों को विशेष प्रकार की औषधि में लेप करके और अनेक प्रकार की सामग्रियां उनके साथ रख करके बड़े बड़े पिरामिड बनाए जाते थे, जिनके अंदर राजाओं के शवों को रखा जाता था। ऐसा केवल राजाओं के नाम को अमर करने के लिए होता था और उन मजदूरों की कोई परवाह नहीं की जाती थी। देखिए, आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली बार मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।